गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भौतिक विज्ञान की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। इस ऑप्टिक्स वाले लेक्चर में हम लास्ट टाइम हमने डबल स्लिट के बारे में पढ़ा था कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन से अपन कैसे एक्सप्लेन कर पाते हैं पर्दे पर इंटेंसिटी को डबल स्लिट के कारण। उससे पहले हमने सिंगल स्लिट पढ़ा था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एन स्लिट। अगर अपने पास स्लिटों की संख्या क्या हो जाए, दो से ज़्यादा हो जाए, बहुत अधिक संख्या में अगर अपने पास स्लिट हो, उस स्थिति में अपने पास क्या होगा। सपोज अपने पास इस डबल स्लिट वाले मामले में देखो, ये एन स्लिट हम कलेक्ट करते हैं, है ना। ये एन स्लिट है, ए बी सी डी ई एफ जी, ये एन स्लिट अपन ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ से दिख रहे हैं। इन एन स्लिटों के मध्य बिंदुओं को हमने S1 S2 S3 S4 S5 Sn तक डिनोट कर रखा है इधर। इसका मतलब ये है मध्य बिंदु। जैसे कोई स्लिट अपन ने ली, इसका मध्य बिंदु अपन ने क्या ले लिया, एस से डिनोट कर दिया। और उनको अपन क्या करते हैं, प्रकाश स्रोत से तुल्य अपन कंसिडर कर सकते हैं, आभासी प्रकाश स्रोत के रूप में। और हम इस पूरी स्लिट से जो विवर्तित तरंगिकाएं हैं उनकी जगह अपन एक ही तरंगिका दिखाते हैं और हम ये कहते हैं कि यहाँ ये जो आभासी प्रकाश स्रोत है उससे उत्पन्न तरंगिका है। वास्तव में वो क्या होता है, इन सभी तरंगिकाओं का अध्यारोपित भाग होता है, विवर्तित तरंगिकाओं का अध्यारोपित भाग। समझ गए, वो हम पढ़ चुके हैं। हमने शुरुआत में क्या पढ़ा था, हमने शुरुआत में पढ़ा था सिंगल स्लिट। और सिंगल स्लिट के कारण हमने कहा जैसे एक स्लिट है, इस पर डब्ल्यू डब्ल्यू डैश तरंग अगर आपतित होता है, ये जो सिंगल स्लिट है, इस सिंगल स्लिट से बहुत सारी तरंगिकाएं क्या होती हैं, विवर्तित होती हैं। उन सारी तरंगिकाओं का विवर्तित प्रारूप हमने पर्दे पर प्राप्त किया था। हमने कहा था कि इस पर्दे पर जो अपने पास आयाम आया था ए थीटा, वो आयाम कितना आया था, ए नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा, जहाँ अल्फा कितना था, पाई ई साइन थीटा अपॉन लेमडा। ये अपने पास आ गया था। अब हमने दो भी पढ़ा था, फिर अब दो से अपन ज्यादा स्लिट ले रहे हैं, तो प्रत्येक स्लिट से अपने पास क्या होगा, ये विवर्तित तरंगिकाएं मिलेंगी। और विवर्तित तरंगिकाएं मिलेंगी तो उन सभी का आयाम प्रत्येक का कितना कंसिडर कर सकते हैं अपन, ए थीटा कर सकते हैं। अब हमारे पास एन स्लिट है, तो ऐसे ए थीटा कितने हो गए, एन हो गए। कितने हो गए, एन हो गए। और हमने जस्ट दूसरे वाले जो एप्लीकेशन पढ़ा था अपने पास, डबल स्लिट वाला एप्लीकेशन, उसमें हमने देखा था कि ये जो विवर्तित तरंगिकाएं हैं, ये विवर्तित तरंगिकाएं अध्यारोपित होकर के क्या देती हैं, आपको प्रारूप देती हैं। समझ गए बात आप। यहाँ हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पहली स्लिट और दूसरी स्लिट और तीसरी स्लिट और चौथी स्लिट, इस प्रकार से एन स्लिटों के बीच की जो डिस्टेंस देख रहे हैं वो कितनी है, ई प्लस बी। प्रत्येक दो स्लिटों के बीच की, क्रमागत दो स्लिटों के बीच की डिस्टेंस ई प्लस बी है। और हम कह रहे हैं कि वहाँ जो हमने देखा था कि कलांतर भी जो आया था वो टू बीटा आया था। कितना आया था, टू बीटा। और बीटा का मान कितना था, पाई ई प्लस बी साइन थीटा अपॉन लेमडा, ये आया था। किन्हीं भी दो क्रमागत, किन्हीं भी दो लगातार क्रमागत जो अपने पास स्लिट हैं, उनसे विवर्तित जो तरंगिकाएं हैं उनके बीच परिणामी कलांतर कितना है, टू बीटा। ये भी हमने देख लिया था। और हमने कहा था कि वो भी अध्यारोपित होकर पर्दे पर क्या देगा अपन को, विवर्तन प्रतिरूप देगा, परिणामी। अब हमारे पास एन स्लिट हो गई, तो हम क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक स्लिट से हमें कितना मिल रहा है, ए थीटा मिल रहा है आयाम। और दो क्रमागत स्लिटों के बीच कलांतर कितना है, टू बीटा है। तो हमें क्या चाहिए, परिणामी कलांतर। इसका मतलब जो एन अपने पास स्लिट हैं, उन एन स्लिटों के ए थीटा हैं, उन सभी को जोड़ना पड़ेगा। तो हम एक तरीका अपनाते हैं, ये वाला जो तरीका आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो, आर का मान परिणामी आयाम यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हो। और एक दूसरा सिंपल तरीका जो आपने पहले में ही काम लिया था, किसमें, सिंगल स्लिट के टाइम पर काम में लिया था। हम क्या करते हैं उसमें, हम ये कहते हैं कि पहली स्लिट है उसके कारण आयाम है, उसको अपन क्या कह देते हैं, OP1। दूसरी स्लिट है उसके कारण आयाम है, उसको एक सदिश से दिखा देते हैं, किससे, P1 P2। ठीक है, तीसरी के कारण P3, ये P2 P3। और ऐसे ही चलते चलते एनवे के लिए दिखा देते हैं। ठीक है, Pn-1 Pn के लिए दिखा देते हैं। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि ये संख्या और सभी का आयाम कितना, ए थीटा ए थीटा ए थीटा, सभी का ए थीटा है। ठीक है, और क्रमागत दो के बीच कोण कितना है, टू बीटा। कितना है कलांतर, टू बीटा। तो एक चीज बताओ, पहले और अंतिम के बीच कितना हो जाएगा, एन है, तो दो के बीच टू बीटा है तो कितना हो जाएगा, एन इंटू टू बीटा। तो टोटल पहले और अंतिम के बीच कलांतर कितना आ जाएगा, एन बीटा। और हम ये कह रहे हैं कि ये जो संख्या है ना, ये संख्या भी बहुत बड़ी है। ये जो अपने पास स्लिट है, स्लिटों की जो संख्या एन, ये बहुत अधिक है। तो उस केस में हम जैसे जैसे इन आयामों को रखते जाते हैं टू बीटा अंतराल पे, तो लास्ट तक ये पी एन यहाँ एनवा सपोज अपने पास, तो एक एक चाप का सा निर्माण कर लेते हैं। हम कह रहे हैं कि पहला इधर था अपने पास आयाम, अंतिम इधर है। इन दोनों के बीच की अगर कोणीय स्थिति देखें तो कितनी है, एन इंटू टू बीटा, वो इनके बीच का कलांतर है। समझ गए। हम क्या करते हैं, हम सिंपल सा एक तरीका निकालते हैं।
समांतर बहुभुज नियम से, बहुभुज नियम से क्या कहते हैं कि n सदिश अगर बहुभुज के n भुजाओं को निरूपित करे तो जो बहुभुजा अंतिम भुजा बचती है वो विपरीत क्रम में इन सभी के योग को रिप्रेजेंट करेगी। कहने का मतलब अगर अपने पास इस स्थिति में अगर अपने पास क्या है, n अपने पास आयाम है और समान उनकी लंबाई है, बराबर कोण उनमें परिवर्तित हो ही रहा है, ये चाप अपन को दे रखा है, तो परिणामी जो आयाम है इन सभी का परिणामी जो आयाम है वो ये OPN दर्शाएगा। कौन दर्शाएगा? OPN दर्शाएगा। इसको ज्ञात करने के लिए हम एक सिंपल सी ज्योमेट्री को देखते हैं, समझते हैं। सपोज यहाँ से हम ये जो चाप बनाई, इस चाप का वक्रता केंद्र C है, C से दोनों किनारों को मिलाएंगे तो वक्रता त्रिज्या R आ जाएगी अपने पास, जो भी स्मॉल r लेते हो, जो भी लेनी है। हम क्या करते हैं, ऐसे एक लंब डालते हैं, ये जो कोण है ये n इंटू 2 बीटा है, तो इसके जस्ट अंदर वाला कोण भी कितना होगा, n इंटू 2 बीटा। इसका मतलब n बीटा आधा कोण ये n बीटा और n बीटा आधा ये, समझ गए। अब क्या करते हैं, ये n बीटा आधा, यहाँ से लंब डाला तो ये आधी आधी दूरी हो गई, ठीक है। तो OPN कितना होगा, OQ प्लस QN, या OQ का 2 गुना, OPN कितना होगा, 2 गुना OQN, समझ गए बात। OQ 2 गुना OQ ये हो गया। हमें क्या चाहिए, OQ चाहिए। OQ के लिए हम क्या करते हैं, n बीटा अपने पास यहाँ है, ये जो भुजा है OC n बीटा, ये तो cos हो गया और ये कितना हो जाएगा, साइन। तो OQ कितना हो गया अपने पास, OQ कितना हो गया, OC साइन n बीटा, और OQ का डबल क्या है, OPN, तो OPN कितना हो गया अपने पास, 2OQ, यानी 2OC साइन n बीटा। ये आयाम देगा, OPN क्या देगा, आयाम देगा। ये सेम केस अपन किसके लिए अपना रहे थे, आपको पता हो तो, सिंगल स्लिट में। सिंगल स्लिट में हमने क्या कहा था, यहाँ से यहाँ तक का लिया था, इसको और इसको P1 कहूँ, तो ये जो कोण बन रहा था इन सब के बीच, ये 2 बीटा था वहाँ, और यहाँ वक्रता त्रिज्या से हमने जब लिया था इस पर लंब, तो ये बीटा आया था और ये C था। तो ये जो Q था यहाँ पे, तो OPQ डैश कह दूं इसको, तो OP1 कितना लिख सकता हूँ, 2OQ डैश, और OQ डैश कितना आता है, ये कितना था, OC, तो OC साइन बीटा, ये भुजा कितनी आएगी, OC साइन बीटा, तो OP1 कितना हो जाएगा, 2OC साइन बीटा, समझ गए, 2OC साइन बीटा, यही अपन को यहाँ मिल रही है देखो, क्योंकि OP1 के अंदर C पर कितना बनाएगा, 2 बीटा कोण बनाएगा, तो OP1 कितना होगा, 2OC साइन बीटा, ये A थीटा था। ये सिंगल रेखा छिद्र तो जो अपने पास था उसका परिणामी आयाम था ए थीटा। अब अपने पास कितना आ गया, यहाँ OP1 की भी वैल्यू आ गई और OPN भी आ गई। OP1 अपन जानते हैं ए थीटा होता है और OPN कितना होता है, आर। दोनों को डिवाइड करो, कितना, आर अपॉन ए थीटा बराबर इधर से साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा, 2OC कट जाएगा, ये आ गया। तो आर कितना आ गया अपने पास, ए थीटा साइन एन बीटा। ए थीटा का मान आप जानते हो कितना है, ए थीटा ए नॉट साइन अल्फा, यहाँ ये थीटा नहीं, गलत दे रखा है, यहाँ होगा ए नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा। ये परिणामी आयाम होगा एन रेखा छिद्रों के कारण पर्दे पर अपने जो बिंदु कंसिडर किया है उस पर, ठीक है। अब अपन कह रहे हैं कि तीव्रता कितनी होगी, तीव्रता वही होगी, तीव्रता इसका स्क्वायर करोगे तो कितना जाएगा, आई का मान, आई बराबर आई नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा का होल स्क्वायर। अब सेम कंडीशन यही है, वही है। ये जो टर्म है पहले वाली टर्म, ये किसकी है, ये एकल रेखा छिद्र के कारण विवर्तन वाला भाग है, ठीक है। और ये जो दूसरी टर्म आई है, ये किसके कारण आई है, अध्यारोपण के कारण। किन के कारण, कौन सा अध्यारोपण, ये जो एन स्लिटों से तरंगिकाएं जाती हैं उनमें अध्यारोपण हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये विवर्तन प्रतिरूप को शो करेगी और ये व्यतिकरण प्रभाव, ये व्यतिकरण प्रभाव को शो करेगी साइन एन बीटा वाली टर्म, और साइन अल्फा अपॉन अल्फा विवर्तन वाले प्रभाव को एक्सप्लेन करेगी, ठीक है। अब इन दोनों का ही अपन प्रभाव देखेंगे, तो परिणामी जो पर्दे पर तीव्रता मिलेगी वो कैसी मिलेगी, एन रेखा छिद्रों के विवर्तनों का अध्यारोपित जो पार्ट है वो आपको प्रारूप देगा, परिणामी प्रारूप तीव्रता का पर्दे पर, समझ गए। अब हम दोनों को ही पढ़ लेते हैं वन बाय वन करके कि दोनों का क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो अपन देखते हैं पहला, आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा, ये अल्फा अंदर स्क्वायर नहीं है, साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर। इस पर तीव्रता की क्या क्या निर्भरता रहेगी, यानी ये तीव्रता को कैसे प्रभावित करेगा, ये पार्ट, ये वही है सेम जो सिंगल रेखा छिद्र में लिया था और उसी को अपने डबल रेखा छिद्र में अपन ने बताया था, डबल स्लिट में बताया था। इसमें वही है, मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, जहां अल्फा 0 होगा, तो लिमिट अल्फा टेंस टू 0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा शुड बी 1। तो अपने पास इंटेंसिटी कितनी मिल जाएगी, आई नॉट। तो अल्फा बराबर 0 होगा तो वहाँ थीटा बराबर 0 होगा, क्योंकि अल्फा कितना है, पाई साइन थीटा, पाई ई साइन थीटा अपॉन लेमडा। तो वहां अपने पास क्या आता है, अल्फा 0 तो थीटा 0, यानी यहाँ मैक्सिमा मिलेगा आपको, यहाँ विवर्तन का केंद्रीय उच्चिष्ट मिलेगा हमेशा, ठीक है।
सेंटर पॉइंट पर। अब अपन करेंगे सेकेंडरी के लिए, तो सेकेंडरी के लिए हमने कहा था कि डी आई अपॉन डी अल्फा कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसको अपन ने सोल्व किया था तो अपने पास इक्वेशन आया था टेन अल्फा बराबर अल्फा, ये ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन आया था। इसको सोल्व किया था तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी, 2m + 1 पाई/2 ये आया था। m के मान जैसे जैसे रख रहे थे तो 3 पाई/2 5 पाई/2 ये अपन को वैल्यूज मिलती जा रही थी। इससे अपने क्या निकाला, इससे अपने पास कंडीशन क्या आ गई, ई साइन थीटा बराबर 2m + 1 λ/2, ये अपने पास कंडीशन द्वितीयक उच्चिष्ट की आ गई। यानी जो मुख्य उच्चिष्ट मिलेगा, ये मुख्य उच्चिष्ट जो मिलेगा उसके आसपास वाले या उससे आगे जो उच्चिष्ट मिले उनके आगे जो अपने को निम्निष्ट मिलेंगे उनकी कंडीशन ये आ गई। ये द्वितीयक उच्चिष्टों की आगे जो उच्चिष्ट मिलेंगे उनकी कंडीशन आ गई। उनके बीच में जो निम्निष्ट मिलेंगे उनकी कंडीशंस के लिए अपन क्या करेंगे, उनके लिए अपन क्या करेंगे, अपने पास से साइन अल्फा 0 होना चाहिए, नॉट अल्फा इक्वल टू 0। क्या होना चाहिए, साइन अल्फा 0 होना चाहिए। क्या 0 नहीं होना चाहिए, अल्फा 0 नहीं होना चाहिए। अल्फा नॉट इक्वल टू 0 बट साइन अल्फा शुड बी इक्वल टू 0। इससे अल्फा कितना आ गया, प्लस माइनस एम पाई। एम पाई को जब ई साइन थीटा अपॉन लेमडा के बराबर रखते हैं तो पाई का आंसर क्या बन जाता है, ई साइन थीटा और प्लस माइनस एम लेमडा बन जाता है। ये वही कंडीशन आ जाती है वापस से अपने पास। ठीक है, जैसे जैसे एम के मान रखते जाते हैं, एम नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे जैसे मान रखते जाते हैं उन मानों पर अपन को अगले वाले विवर्तन निम्निष्ट मिलते जाते हैं। तो ये प्रभाव तो रहता है अपने पास विवर्तन का। अब जो दूसरी टर्म अपने पास आती है, उस दूसरी टर्म की अपन बात कर रहे हैं। दूसरी टर्म कौन सी है, ये वाली, साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन बीटा स्क्वायर, साइन स्क्वायर बीटा, ये वाली टर्म अपने पास आती है। इसमें भी देखते हैं कि कहाँ निम्निष्ट मिलता है, कहाँ उच्चिष्ट मिलता है, क्या क्या स्थितियां रहती हैं। तो इसमें भी वही करें कि साइन बीटा अगर 0 है, अगर यदि साइन बीटा 0 है तो बीटा कितना हो गया, प्लस माइनस एन पाई। एन का मान अगर 0 1 2 3 4 5 ले तो साइन एन बीटा भी क्या होगा, 0 होगा। और ये कंडीशन क्या हो जाएगी, 0/0। समझ गए बात आप। तो अगर इस स्थिति को अपन कंसीडर करते हैं तो अपने पास अनिर्धारित रूप आ जाता है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, आपने उसमें अवकलन में पढ़ा था डीएल हॉस्पिटल नियम, आपको ना याद हो तो, क्या था, एल हॉस्पिटल नियम जो था अपने पास। उस एल हॉस्पिटल में क्या था, ऊपर वाले का भी अवकलन कर दो, नीचे वाले का भी अवकलन कर दो, लिमिट बीटा एन प्लस माइनस एन पाई लगा दो, जिस पर आपको 0/0 मिल रहा है वो लिमिट लेकर के दोनों का अवकलन, अंश और हर दोनों का अवकलन कर दो, जो वैल्यू आएगी वो आपको मिल जाएगी उस मान पर। तो हमें मुख्य उच्चिष्ट कहाँ कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। समझ गए। तो मुख्य उच्चिष्टों के लिए बीटा कितना, बीटा बराबर प्लस माइनस एन पाई पर हमें मुख्य उच्चिष्ट मिलेंगे किसके, व्यतिकरण के। समझ गए बात आप, जो विवर्तित तरंगिकाएं मिलेंगे आपस में वो यहाँ व्यतिकरण उच्चिष्ट देंगे, बीटा बराबर प्लस माइनस एन पाई पर। ठीक है, आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि एन बराबर 0 नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है, ये एन बराबर 0 इसने कंसिडर किया, यहाँ एन बराबर 0 आपको नहीं लेना है। एन बराबर 1 2 3 4 आना चाहिए, क्योंकि एन बराबर 0 लेते बीटा 0, बीटा मतलब थीटा 0, वापस अपन वहीं चले जाएंगे जो केंद्रीय उच्चिष्ट है उसी पे पहुंच जाएंगे। इसलिए बीटा के इन मानों के लिए बीटा का मान अगर प्लस माइनस एन पाई रखते हैं तो लिमिटिंग केस में साइन एन बीटा और एन बीटा का मान कितना था, प्लस माइनस एन। तो इसका स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर यहाँ। तो अब तीव्रता कितनी मिलेगी आपको, एन गुनी आई बराबर आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर एन स्क्वायर, ये तीव्रता आपको पर्दे पर मिलेगी। ठीक है, और बीटा के इन मानों के लिए एन बराबर 1 2 3 4, इन मानों के लिए आपको ऐसे व्यतिकरण उच्चिष्ट मिलते रहेंगे। समझ गए, यानी ये व्यतिकरण उच्चिष्ट आपको मिलते रहेंगे इन मानों पर। ठीक है, और इन व्यतिकरण उच्चिष्टों की शर्त क्या रहेगी आपके पास, ये शर्त रहेगी ई प्लस बी साइन थीटा बराबर प्लस माइनस एन लेमडा, जो पहले भी आई थी अपने पास। अब अपन कहते हैं कि अगर व्यतिकरण उच्चिष्ट मिल रहे हैं तो निम्निष्ट भी तो मिलेंगे। ठीक है, तो निम्निष्ट मिलेंगे। अब अपन ने कहा कि n बराबर 1 के लिए पहला उच्चिष्ट मिल गया, n बराबर 2 के लिए दूसरा उच्चिष्ट, n बराबर 3 के लिए तीसरा उच्चिष्ट मिल गया। ठीक है, अब अपन निम्निष्टों की बात करें तो साइन एन बीटा 0 होना चाहिए, क्योंकि निम्निष्ट पे व्यतिकरण वाला जो पार्ट है उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए ताकि इंटेंसिटी क्या मिले आपको, 0। एन बीटा 0 होनी चाहिए, बीटा साइन बीटा 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साइन बीटा 0 होते हैं अपन ऊपर वाली कंडीशन में पहुंच जाते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है तो आई 0 हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में एन बीटा शुड बी इक्वल टू पी पाई, पी का मान जो भी लेना आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 ले सकते हो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, एन का यहाँ से डिवाइड करो तो बीटा का मान कितना आएगा आपके पास, बीटा का मान आएगा पी लेमडा अपॉन एन। एन का मान यहाँ से डिवाइड करोगे तो पी लेमडा अपॉन एन पाई आ जाएगा। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, यहाँ से बीटा का मान रख दिया अपन ने पाई ई प्लस बी साइन थीटा अपॉन लेमडा, पाई से पाई कैंसिल, तो अपने पास शर्त आ गई ये वाली। समझ रहे हैं बात आप, प्लस माइनस पी लेमडा अपॉन एन। और ऊपर एक शर्त आप ये देख रहे हो, समझ गए, अगर अपन स्मॉल एन बराबर 1 कर देते हैं तो ये शर्त क्या आती है, ई प्लस बी साइन थीटा बराबर लेमडा, ये शर्त आती है, ये उच्चिष्ट की शर्त है। अगर अब आप यहाँ इस स्मॉल पी का मान अगर एन कर देते हो
स्मॉल की पी का मान कैपिटल एन रख देते हो, इस पी का मान, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, लेमडा ई प्लस बी साइन थीटा बराबर एन बराबर लेमडा। वो ये शर्त होगी, वो तो उच्चिष्ट की शर्त होगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस पी का मान क्या क्या नहीं ले सकते, एन नहीं ले सकते, 2n नहीं ले सकते, 0 भी नहीं ले सकते क्योंकि 0 पे वापस वही कंडीशन आ जाएगी उच्चिष्ट वाले के अंदर, ये 3n नहीं ले सकते, यानी n नहीं ले सकते। इसका कोई भी इंटीजर मल्टीपल n का नहीं ले सकते। हाँ, ये हो सकता है इस 0 से n के बीच आप कुछ भी ले सकते हो, 0 से n के बीच कुछ भी ले सकते हो, जैसे 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 n-1 तक इतनी राशियां ले सकते हो। n-1 इतने मान तो आप ले सकते हो, लेकिन n नहीं ले सकते, है ना, क्योंकि वापस वही शर्त संतुष्ट हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ, कहने का मतलब कि p के मान क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 n-1 तक जा सकते हैं। n नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब हमें 0 पर n का मान, देखो इसमें, देखो ऊपर वाले में मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ सपोज n का मान, पहले n की बात करो, यहाँ n का मान सपोज 1 है, ठीक है, तो यहाँ आप p का मान क्या नहीं ले सकते, n नहीं ले सकते, नॉट इक्वल टू, यहाँ n का मान 2 लिखोगे तो यहाँ p बराबर क्या नहीं ले सकते, 2n नहीं ले सकते। n और 2n के बीच की तो राशियां ले ही सकते हैं, समझ गए बात आप। तो उस कंडीशन में n और बीच की राशियां कितनी होंगी, n-1 राशियां होंगी, इतनी राशियां हम ले सकते हैं, है ना। इसका मतलब पहले मुख्य विवर्तन व्यतिकरण उच्चिष्ट और दूसरे मुख्य व्यतिकरण उच्चिष्ट के बीच n-1 निम्निष्ठ भी है, n-1 क्या है, निम्निष्ठ है। ये बात याद रखना, आगे काम मिलेंगे अभी। इसका मतलब आपको कितने निम्निष्ठ मिलेंगे, किन्हीं भी दो व्यतिकरण उच्चिष्टों के बीच कितने निम्निष्ठ मिलेंगे, n-1 निम्निष्ठ मिलेंगे, ठीक है। तो आप कितना ले सकते हो p का मान, n+-1 ले सकते हो आप। इसका मतलब आपके पास कंडीशन क्या होनी चाहिए, e प्लस बी साइन थीटा बराबर nn-1 प्लस माइनस n-1, ये ले सकते हो आप। यहाँ आपको उच्चिष्ट मिलेंगे, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये वाली शर्त आपके पास निम्निष्ठों की आ जाएगी, किसकी, कौन से निम्निष्ठों की, व्यतिकरण निम्निष्ठों की। अब आप क्या करते हो, अब आप आते हो द्वितीयक उच्चिष्ट, कौन से, व्यतिकरण, ये व्यतिकरण के द्वितीयक उच्चिष्ट है, ध्यान रखना कौन से उच्चिष्ट है, द्वितीयक उच्चिष्ट। इससे पहले आप एक चीज देख सकते हो, हाँ, ये अभी अभी आपने देखा है, कौन सा, ये n-1, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, ये निम्निष्ठ कितने मिल रहे हैं, n-1, किस किस के बीच, पहले व्यतिकरण उच्चिष्ट दूसरे व्यतिकरण उच्चिष्ट के बीच n-1 निम्निष्ठ मिल रहे हैं। जब n-1 निम्निष्ठ मिलेंगे तो उनके बीच उच्चिष्ट भी तो मिलेंगे, तभी तो वो इतने निम्निष्ठ कंसिडर हुए। इसका मतलब अगर n-1 निम्निष्ठ आपके पास हैं तो बीच में कितने उच्चिष्ट हुए, n-2, ये द्वितीयक उच्चिष्ट कहलाते हैं। तो पहले और दूसरे मुख्य व्यतिकरण उच्चिष्ट के बीच n-2 द्वितीयक उच्चिष्ट मिलेंगे व्यतिकरण के, उनकी पोजीशन अपन यहां से ज्ञात करेंगे, ये वाली बात है। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, di/d बीटा शुड बी इक्वल टू 0 अपन जानते हैं उच्चिष्टों के लिए, ठीक है। तो n- निम्निष्ठों के बीच ये द्वितीयक उच्चिष्ट रहेंगे, इसके लिए di/d बीटा 0 करते हैं, अपने पास कंडीशन क्या आई, n tan बीटा बराबर tan n बीटा। त्रिभुज बनाओ n बीटा के लिए, ये लंब बताएगा और ये क्या बताएगा, आधार। तो इसका मतलब n बीटा के लिए n tan बीटा तो क्या बता रहा है, लंब बता रहा है, और ये एक आधार है, तो इसका कर्ण क्या हो गया, ये वाली राशि हो गई। यहाँ से आपको क्या चाहिए, साइन एन बीटा चाहिए, उसका स्क्वायर अपन कर ही लेंगे, तो साइन स्क्वायर एन बीटा, साइन स्क्वायर एन बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो यहाँ से, टेन की फॉर्म में, जो भी फॉर्म आप फॉर्मूला आप काम में लेते हो, तो साइन स्क्वायर का टेन स्क्वायर की फॉर्म में फॉर्मूला काम में लिया, लेते ही साइन स्क्वायर का वैल्यू का मान कितना आ गया अपने पास, ये स्थिति आ गई। ये आती है अपने पास कितना है, सॉल्व करेंगे साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा को, तो सॉल्व किया तो कितना है, इसकी वैल्यू एन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर बीटा। ये इंटेंसिटी मिलेगी आपको, मुख्य उच्चिष्टों की इतनी गुना इंटेंसिटी मिलेगी आपको, किसके लिए, द्वितीयक उच्चिष्टों के लिए, ये वाली। ये एन पे डिपेंड करेगी, किस पे डिपेंड करेगी, एन पे डिपेंड करेगी। आप देखते हो जैसे जैसे एन का मान बढ़ाओगे, एन बढ़ाओगे तो ये राशि एन स्क्वायर बढ़ेगी, एन स्क्वायर माइनस 1, यानी नीचे वाली राशि बढ़ेगी, बढ़ेगी तो पूरी राशि कम होगी, तो उन उच्चिष्टों की तीव्रता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। समझ गए बात आप। और आपको परिणामी जो तीव्रता वितरण मिल रहा है, वो परिणामी तीव्रता वितरण देखो आपको ये वाला मिलेगा, समझ रहे हो। इसमें ये जो उच्चिष्ट आपको मिल रहा है, ये उच्चिष्ट, ये केंद्रीय उच्चिष्ट होता है, और उसके बाद ये प्रथम कोटि का उच्चिष्ट होगा, और ये जो बीच वाले नीचे वाले दिख रहे हैं, ये द्वितीयक उच्चिष्ट होंगे, ये सेकेंडरी उच्चिष्ट होंगे। समझ गए बात आप। ये परिणामी विवर्तन प्रतिरूप है, किनका, एन रेखा स्लेटों के लिए विवर्तन जो होता है, उन विवर्तित तरंगिकाओं का अध्यारोपण जब हो चुका होता है, तो परिणाम स्वरूप हमें परिणामी तीव्रता मिलती है, वो हमें यहाँ मिलती है।
समझ गए बात? इसमें भी वही लुप्त श्रेणियां पाई जाएंगी उसी प्रकार से जिस प्रकार से डबल स्लिट में हमने देखी थी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और ये जो एन स्लिट है, यही प्रारूप है एन स्लिट का, अपन दूसरे रूप में पढ़ते हैं एन समांतर स्लिटों के लिए। जो ग्रेटिंग आपने नाम दिया है, ग्रेटिंग नाम सुना होगा, उस ग्रेटिंग में भी अपन यही पढ़ते हैं। ग्रेटिंग में होता क्या है, ये जो एन रेखा छिद्रों हैं उनका समूह है, एक ग्रेटिंग कहलाती है। हम ग्रेटिंग में भी एन लगातार रेखा छिद्र लेते हैं, जिसमें लगभग 1 इंच में 15 से 20 हजार अपन लाइनें खींचे, ऐसी रेखा छिद्र लेते हैं 1 इंच में। तो वो इसका जो प्रारूप होता है, वो व्यवस्था होती है, वो ग्रेटिंग कहलाती है। उसका जो विवर्तन प्रतिरूप तक कंप्लीट एन रेखा छिद्रों द्वारा विवर्तन प्रतिरूप ही होता है। ध्यान देना इस बात। ठीक है, एन रेखा छिद्रों द्वारा विवर्तन प्रतिरूप एक्सप्लेन करो, चाहे ग्रेटिंग द्वारा एक्सप्लेन करो, बात एक ही है। ठीक है, तब अब सेकेंड यूनिट लगभग अंत की ओर है। इसमें 1-2 टॉपिक और है, वो अपन बता देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।